गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज IBACIO एग्ज़ाम के लिए। IBACIO का जो 2017 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, या वो जो वैकेंसी थी उसके अंदर जो पेपर आया था मैथ्स का, उसका स्तर एक नॉर्मल सा था। मतलब आप उसे डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। हम लोग ये जो मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, इनका लेवल रहेगा उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई। या यूँ कह लें कि अगर आप इन मॉक टेस्ट को देखते हैं तो आपके CGL के अंदर आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा रेलवे की एग्ज़ाम के अंदर भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपका टेलीग्राम चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से। यहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। सेशंस को ध्यान से देखें, जो जो बातें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको एक बार के लिए नोट ज़रूर करें, क्योंकि नोट करेंगे तभी कुछ कंक्लूजन निकल पाएगा। जस्ट ऐसे ना करें कि बस देख लिया ख़त्म हो गया, देख लिया ख़त्म हो गया, नहीं। इन मॉक टेस्ट का पर्पज़ ये होता है कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, हमें टाइम को कैसे मिनिमाइज़ करना है, इस चीज़ पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो एक एक बात को ध्यान से ऑब्जर्व करें। जहाँ कहीं मुझे ये लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट है, इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसने कहा देखो, ₹X की एक राशि पर 9% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 है। CISI का 2 ईयर का जो डिफरेंस है वो 20.25 है। और आपसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू। देखो, सोल्व करने की सिंपल सी अप्रोच थी। पहले तो लॉजिक समझो कि x रुपए आपने प्रिंसिपल ले लिया, दो आपके पास साल हैं, एक हमारा फर्स्ट ईयर है, एक हमारा सेकेंड ईयर है। तो पहले साल क्या होगा भाई, x का R% एक वैल्यू आएगी जिसे हमने मान लिया A रुपए होगा। फिर अगले साल क्या होगा, x का R% मिलेगा, ये भी वैल्यू x का R%, x का R%, अगर ये A है तो ये भी A ही होगी। और इसका भी R% निकाला जाएगा तो ये क्या होगा, B लिखा जा सकता है। यहां पर अगर आप एक एक चीज को गौर से देखोगे तो ये वाली जो लाइन बनती है ये किसकी बनती है, ये आपकी लाइन बनती है 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, 2 बार A और B, ये आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर इस स्पेसिफिक पार्ट की बात करें तो पूरे में से सिंपल इंटरेस्ट आपने हटा दिया तो ये क्या होता है, CI माइनस SI, जो कि हमें गिवन है 20.25। क्लियर। तो एग्जाम में कैसे डील करते भाई, एग्जाम में ये वैल्यू है, इसका R%, उसका भी R%, क्या हो गया 20.25। तो सीधे सीधे आप एग्जाम में सवाल को उठाते यहाँ से कि x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भाई 9%, 9/100 कर दिया। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 9/100 कर दिया। और ये आ गया CI माइनस SI, रिप्रेजेंट करता है 20.25 को। इसे कर लेते हैं सोल्व। देखो, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 पॉइंट आपके खत्म हो जाएंगे। सबका सम 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से कटेगा। काट दिया आपने 2 बार, 18, फिर 2 बचा, 18, फिर 5 बचा, फिर 9 से इसको काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 25। और x की जो वैल्यू है 100 गुणा में 25, तो आपका रिजल्ट मेंटेन हो गया 2500। असल में देखा जाए तो एग्जाम में इतनी ही बात आपको लिखनी थी, क्योंकि बाद वाली जो कैलकुलेशन है वो आसान है, उसको आगे लिखने की नीड ही नहीं है कि x की वैल्यू 2500 रुपये आएगी। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखना भाई, जल्दी से लैंग्वेज को रीड कर लिया करो, तुरंत के तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ में देखो, ट्राइंगल ABC में AD आपकी मीडियन या फिर माध्यिका है। AD पर G इस तरह से बिंदु है कि AG रेशियो GD 2:1 दे रहा है, इसका मतलब G एक तरीके से यहाँ क्या हो गया, सेंट्रोइड। ट्राइंगल ABG और ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो हमें बताना है। तो क्या कर लो भाई, आप एक बना लो ट्राइंगल, ये आपने बना लिया ट्राइंगल AB और C। AG मीडियन है, AD सॉरी आपकी मीडियन है, ये D पॉइंट है। मीडियन क्या करती है, साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। AD हो गई आपकी मीडियन। यहाँ पर G इस टाइप से है कि AG रेशियो GD 2:1, G सेंट्रोइड हो गया वैसे भी 2:1।
अब आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी जी इसका एरिया और जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी इसका एरिया, इसका आपको निकालना है रेशियो। तो ट्राइंगल ए बी जी तो अपना ये हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, क्या मीडियन जो होती है वो ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। कैसे, थोड़ा सा इसे भी देख लो। कोई भी ट्राइंगल है, मीडियन आप ड्रॉ करोगे वो सामने वाली साइड के दो हिस्से कर देगी। कर दिया। इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो इसका एरिया आएगा 1/2 बेस इसका x, इसका एरिया निकालोगे 1/2 बेस क्या होगा x। दोनों में बेस सेम और दोनों की हाइट भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो हाइट भी दोनों ट्राइंगल की क्या आएगी, सेम आएगी। हाइट के बारे में तो कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यहां बनने वाले दोनों ही ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। रीजन हाइट भी सेम है और बेस की लेंथ भी सेम है। चलो हम लोग बात करते हैं इसकी, किसकी, ट्राइंगल ए बी डी को देखना। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दो ट्राइंगल से मिलकर ट्राइंगल ए बी डी बना। अगर हम लोग कहें कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा तो आप कहेंगे कि 1/2 बेस मान लेते हैं 2। हाइट क्या होगी भाई, जो आप बेस मानते हो उसके सामने का वर्टेक्स, इस पर आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस पर तो ड्रॉ होगा नहीं तो इसको आगे बढ़ाया जाता है, हो सकता है वो यहां आकर मिले, यहां आकर मिले, यहां आकर मिले, कहीं भी मिलता हो। हाइट हमने मान ली इसकी क्या, h। जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2, इसका बेस कितना है भाई 1, और इसकी हाइट क्या होगी, जो भी आप बेस मानोगे उसके सामने का वर्टेक्स और इससे इस पर परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस लाइन को बढ़ाया था आपने, एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो हाइट इस ट्राइंगल की है वही हाइट इस ट्राइंगल की होगी। जब इन दोनों के एरिया का रेशियो लोगे तो 1/2 और h कैंसिल आउट हो गया। इसका एरिया क्या आ गया 2 और इसका एरिया क्या निकल के आ गया 1। ठीक है, मुद्दे की बात समझना। ये सारा का सारा काम क्या होता है एग्जाम से पहले करने का, कि जब आपने ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल की हाइट पढ़ ली, हाइट क्या होती है, कहाँ बनती है, जो कि आपको वैसे भी मैंने रेलवे सीरीज में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। मुद्दे की बात यह है कि जब दो ट्राइंगल एक ही लाइन पर बन रहे होते हैं और जिसे आप बेस मानेंगे उसके सामने का वर्टेक्स भी दोनों में कॉमन है, तो दोनों ही ट्राइंगल की हाइट सेम होगी। एरिया का रेशियो लिखोगे 1/2 दोनों में आ गया, कैंसिल आउट। हाइट दोनों में सेम है, हाइट से हाइट कैंसिल आउट। इसका मतलब इसका बेस बचा है और दूसरे का बेस बचा है। तो हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जब भी कभी एक ही लाइन के ऊपर दो ट्राइंगल बने, 3 बने, 5 बने, 10 बने, कितने भी ट्राइंगल बनते हो, एक ही लाइन पर उसका बेस मानना है और उनका जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है उस बेस के सामने वाला, वो कॉमन होना चाहिए। इसकी वजह से सारे के सारे ट्राइंगल्स की हाइट सेम हो जाएगी। हाइट सेम हो गई तो जिस रेशियो में उनका बेस है उसी रेशियो में एरिया हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका बेस 2 था, एरिया 2 आ गया, बेस 1 था, एरिया 1 आ गया। अब देखो एडी मीडियन है, ट्राइंगल के 2 बराबर हिस्से करेगी, लेफ्ट वाले का एरिया 3 आ गया तो राइट वाले का भी कितना आएगा 3। ट्राइंगल एबीजी का एरिया 2 और पूरे के पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना हो गया 6। तो रिजल्ट क्या दे देगा भाई 1:3। वैसे ये सवाल ऐसे होते हैं, एसएससी में पढ़ते टाइम सेंट्रोइड को प्रयास किया जाता है कि बच्चा यहाँ पर डायग्राम को अवॉइड करना सीख ले। सबसे चैलेंजिंग काम वही है। तो धीरे धीरे जो जो पार्ट हम लोगों ने नहीं देखे थे थ्योरी सेक्शन के अंदर, मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उनकी थ्योरी साथ साथ में एक्सप्लेन करते रहूं। तो इसलिए इन मॉक टेस्ट को डेडिकेशन के साथ देखना है, कुछ पार्ट इनका स्किप नहीं करना है। पता चला 2 मॉक टेस्ट स्किप कर दिए, उनमें जो थ्योरी थी आगे के मॉक टेस्ट के अंदर वो आ गई, वहाँ एक्सप्लेन नहीं हुई, पीछे वाली आपने देखी नहीं। ऐसा काम नहीं करना है। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत का एक तरीका है, उसी तरीके से कंटिन्यूस फ्लो में मेहनत करनी होती है। इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। ये आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। देखो चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, शुगर की प्राइस 18% से इंक्रीज हो गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मेरे हिसाब से ये सवाल हमने इसी पैटर्न के ऊपर कम से कम 7-8 सवाल कर लिए थे रेलवे की सीरीज में।
तो मेरे ख्याल से बच्चे अचानक से तो आए नहीं होंगे आईबी वाले या एसएससी के लिए, रेलवे वाले बच्चे भी देख रहे होंगे। बस मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ा लिया, इसका मतलब अब हर एग्जाम का बच्चा, बैंकिंग को साइड में कर दो क्योंकि वहाँ पर एडवांस मैथ नहीं आती है, अर्थमेटिक के लिए वो भी देख सकते हैं इनको। तो हर एग्जाम का स्टूडेंट इन वीडियोस को ध्यान से देखे। करना क्या था भाई, पहले 100 रुपये लगते थे, प्राइस 18% से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब कितने रुपए लगेंगे, अब 118 रुपये। अगर आपको पहले वाला ही सामान चाहिए तो 100 रुपये की चीज़ जो आ रही थी वो आज 118 में आ रही है। आपने कहा कि नहीं मैं 118 रुपये नहीं दे सकता, मेरा जितना खर्चा हो रहा था उसको मैं 12% बढ़ा दूंगा। मतलब पहले मैं 100 रुपये खर्च करता था, महंगाई बढ़ गई तो मैं 112 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हूँ। दुकान वाला उसी चीज़ के 118 रुपये मांगता है, आप उसे 112 रुपये दोगे तो वो 6 रुपये का सामान आपको कम देगा। और कौन सी रेट पर, जो आज चल रही है 118 रुपये उसी सामान के, तो इतना सामान कम आएगा। इसे बदलना है भाई प्रतिशत में, तो गुणा कर दो 100 से। ठीक है, कुछ इजी हो रहा है यहाँ से, देखना जरा, कैलकुलेशन तो सीधे सीधे बन नहीं रही है। तो देखो 8 2 10, 2 से ही काट सकते हो, तो यहाँ से कितना आ गया भाई आपका 59। ठीक है, 300 में डिवीजन कर दिया आपने 59 का। देखो 300 में अगर आप 60 का डिवीजन करते, 300 में अगर आप 60 का डिवीजन करते तो रिजल्ट आता लगभग 5%। 59 का डिवीजन करोगे, छोटे नंबर का डिवीजन किया, इसका मतलब ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन जस्ट पास में सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन ए एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस छोटी सी बात को बस आपको ध्यान रखना था, इतने में आपका काम हो गया। चलो भाई अगला सवाल आपके सामने, इसने क्या कहा भाई, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है, विषम संख्याओं की बात कर लेते हैं हम लोग। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं भाई आपकी, 1 होती है, फिर उसके बाद 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, ये सारी की सारी ये हैं आपके ओड नंबर। लेकिन ये जो 1 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसको कर दिया साइड में। क्या कह रहा था, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ओड इनका नेचर है, मतलब ये विषम संख्याएं भी हैं, सभी का मल्टीप्लाई करोगे और यूनिट डिजिट आपको निकालना है। ठीक, तो यहां से सबका मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9। एक बात बताओ, 5 आ ही गया है, 5 को किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को 3 से करोगे तो भी यूनिट डिजिट 5 होगा। किसी भी ओड नंबर से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, तो आप कह सकते हैं इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, लिखा जा सकता है। अगर आपसे ये कहे कि सारी की सारी जो प्राइम नंबर्स हैं आपके, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं और पॉजिटिव नेचर के, सबके मल्टीप्लाई का क्या रिजल्ट आएगा, ये भी एक सवाल बन सकता है। प्राइम नंबर की शुरुआत अगर पॉजिटिव नेचर से हम लोग देखेंगे तो शुरुआत होती है 2 से। 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, रीजन कम, आपके जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 यूनिक फैक्टर होते हैं, 1 के 2 यूनिक फैक्टर नहीं होते। फिर अगला प्राइम नंबर 1 के बाद अगर हम लोग देखें तो 2 से शुरुआत होगी, अगला प्राइम नंबर फिर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 11, फिर आपका 13, ये पैटर्न चलेगा। तो एकमात्र जो आपके पास इवन नंबर है वो आपका क्या है, 2, और ये प्राइम नंबर भी है। अगर आपसे कहता है कि जो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको ये लिखना था। और जैसे ही आप 2 को 5 से गुणा करोगे 10 बनेगा, मतलब 0 क्रिएट हो गया। सबको 10 से गुणा कर दोगे तो आपको पता है इन सब का यूनिट डिजिट जो है वो 0 मेंटेन हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल एकदम ही आसान है। देखो A/B की बात करें 4/5 है, ठीक, 2A + 3B, तो क्या करो, A की वैल्यू 4 ले लो, B की वैल्यू 5 ले लो। तो 4 गुणा 2 8 और 5 गुणा 3 15, 15 और 8 आपका कितना हो गया भाई, 23 हो गया। एग्जाम में देखो ये सवालों में आपको सुधार क्या करने, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये मेरे को आता है सवाल,
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरी मैथ आती है, कोई समस्या नहीं उसके अंदर, लेकिन इन सवालों को भी आप ऐसे लिखते हो 4 गुणा में 2 8 लिख दिया, 5 3 एक बार 15 लिख दिया, अगली लाइन में ऐड कर रहे हो। इसका मतलब आपका ज्ञान तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एग्जाम में जैसे ज्ञान की नीड है वैसा नहीं है आपके पास। इजी सवाल है, टाइम बचाना ही आपका उद्देश्य है, ये आदत में आएगा तभी सिलेक्शन होगा। अगला केस क्या है भाई, 3 है तो 4 गुणा 3 12, 12 में 5 2 10 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है तो माइंड में आप डील कर सकते हैं, लिखना नहीं था, ऑप्शंस की पैरेलल में हेल्प ले लेते। 8 और 15 23 ऑप्शन ए में है, उसके बाद देखोगे तो 12 और 10 22 ऑप्शन ए में है। तो यहां से सीधे सीधे वर्बली इसका रिजल्ट ये आ गया। तो आपको भी ये सुधार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, क्या कहा इसने, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है और सी डी इस तरह की जीवा या कोड है कि ए बी सी डी आपका एक समलंब बनता है, ट्रेपीजियम बनता है, तो पहले तो बना लेते हैं इसका डायग्राम। ए बी इसका क्या है भाई, डायमीटर, ए बी आपको दिया है इसने, इसका डायमीटर हो गया। ए बी सी डी एक आपका ट्रेपीजियम बनता है, इसका मतलब पैरेलल साइड इधर से ही क्रिएट हो सकती है। ये तो कभी भी आपकी जैसे बी सी और ए डी तो पैरेलल हो ही नहीं पाएगी इस साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम हो गया, तो डी सी जो है वो आपकी पैरेलल किसके हो जाएगी भाई, ए बी के, ठीक है। एंगल बी ए सी की वैल्यू इसने 15 डिग्री दे दी, एंगल बी ए और सी की वैल्यू जो है इसने वो दे रखी है 15 डिग्री, ठीक। आपसे पूछा सी ए डी की वैल्यू क्या होगी। सवाल में कुछ भी नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सी अप्रोच होती है कि जितना डेटा आप लिख सकते हो सारे को लिख डालो, आपका आंसर आएगा निकल के, ठीक है। तो क्या करें भाई, यहां से ट्राइंगल ए बी सी को ऑब्जर्व करना, ये डायमीटर है, इसकी वजह से ये एंगल सरकमफेरेंस पर 90 बना, ये 90 है, ये आपका कितना हो गया भाई 15 हो गया, इन दोनों का सम भी 90 होगा, टोटल 180 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 75 डिग्री, ठीक। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपका ये 75 है तो इसके सामने की वैल्यू, इन दोनों का सम तो क्या होना चाहिए था 80 180, तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका 105 डिग्री। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, काम की बात यह है कि जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दो पैरेलल लाइन को जब भी कभी तीसरी लाइन कट करती है, ये एंगल आपका x है, ये एंगल y है, तो x प्लस वाई का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, प्रूफ करके देखा था। तो यहां भी इसको और इन दोनों को जोड़ोगे 180 आना चाहिए, 105 में आपने जोड़ दिया 15, 120 हो गया, तो कितना बचेगा भाई यहाँ पर, ये एंगल बचेगा आपका 60 डिग्री, लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहां से अपना करेक्ट हो गया। 7 नंबर देखना भाई, देखो एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। देखो जो रेशियो आपका डायमीटर का होता है वही आपका रेशियो जो है वो रेडियस का हो जाता है, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। तो इस सवाल में ये भी कह सकते थे कि डायमीटर को 140% बढ़ा दिया गया है, अधिक कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो इसका मतलब रेडियस भी आपकी 140% बढ़ जाएगी, लिखा जा सकता है। अब यहाँ से बात ऑब्जर्व करना, 140% को अगर हम लोग सीधे और स्मूथ वे से लिखें तो 140/100 आ जाएगा आपका, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 14/10, लिखा जा सकता है। गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप ऐसा कर लो, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 140%, ठीक। पहले रेडियस आपने क्या मान ली 10, और इसमें इंक्रीज कितने का कर दिया भाई इसने 14 का, तो रेडियस कितनी हो गई आपकी 24, ठीक है। वॉल्यूम का जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको पता है वॉल्यूम लिखा जाता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और ये रिलेशन आप चाहते तो थोड़ा इजी भी कर सकते थे, दिख रहा था साफ साफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 5 का क्यूब, और यहाँ पर 5 + 7 क्या आ जाएगा 12 का क्यूब।
तो 5 का क्यूब हो गया 125 और 12 का क्यूब होता आपका 1728। ये इंक्रीज आ गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। चलो देख लेते हैं कितने का इंक्रीज हुआ अभी। 1700, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस 3 आ गया, और यहाँ से आपका मेंटेन हो गया 0, 17, और ये कितना आ गया 16, 1603। किस पर बढ़ा भाई? 125 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, 25 400, 25 25 100, 25 5 125। सोल्व कर दो, 4 3 12, 16 4 64, अपोन में 5, 12 5 आपका कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 60 आ गया। 4 बचा है तो ये आपके पास 8 आ गया, और फिर आपके पास क्या हो गया, गड़बड़ तो नहीं की हम लोगों ने, और फिर आपके पास ये बचा, इसके अंदर डिवीज़न 2 बार चला गया, 1282.4%। ठीक है भाई। चलो एक्सप्लेनेशन थोड़ी अजीब टाइप की मैंने कर दी, मुझे लगा कि डेटा थोड़ा सा हमने गलत ले लिया। सवाल नकली सा ही था, वैसे तो कुछ खास तनाव नहीं लेना था। रेडियस को 140% बढ़ा दिया। 140% आप लिखते तो आप पाते कि 140 अपोन में 100, जीरो खत्म हो गया, 14/10। 14/10 को लिख लेते 7/5। ओरिजिनल रेडियस आपकी 5 है तो 7 का इंक्रीज करके रेडियस आपकी हो गई 12। तो यहाँ से हम लोग इस सवाल की शुरुआत कर सकते थे। और 5 का क्यूब आपका कितना होता है? 125। 12 का क्यूब मैंने कहा था कि कम से कम 20 तक तो आप याद करके रखें, उससे ऊपर के क्यूब भी याद रखेंगे तो फायदा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होगा, इन चैप्टर्स में भी आपको फायदा होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हुआ, 12 आ गया, 12 का क्यूब किया 1728, डिफरेंस 1603 का हो रहा है यहाँ पर 125 के बेसिस पर, परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और ये आपका रिजल्ट आ गया। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8। 8 नंबर में देखो इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 8 में, कि एक वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट के बाद 642.60 में बेचा जाता है, मार्क प्राइस कितनी है? इजी सवाल है वैसे, इनमें है क्या, इनमें सिर्फ कैलकुलेशन है। मार्क प्राइस आपने x मान ली, 15% का डिस्काउंट, 5% 1/20 होता है, 15% 3/20। इसका मतलब 20 रुपए के ऊपर 3 का डिस्काउंट कितने में जाएगा? 17/20 में। फिर 10% का डिस्काउंट तो 90% में जाएगा, तो ये क्या हो गया? 9/10, और ये वैल्यू आपकी है 642.60। अब यहाँ से बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये 2 जीरो इसके पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, ये आपको सोल्व करना है। रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब आप कटिंग कर सकते हैं, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से कर लो। 9 से काटोगे इसको, 9 7 आपका 63 हो गया, एक बचा, 12 में भाग एक बार चला गया 3, तो 36 में 4 बार, ये 0। 17 से भी कट जाएगा, 17 4 आपका 68 हो गया। 68 के बाद आपके पास कितना बचा भाई? 3, 17 2 34, 420। x की जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आ जाएगा 840। इन सवालों को देने का सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर का पर्पज होता है कि बच्चे से कैलकुलेशन करवा ले, और इनकी तो कैलकुलेशन भी आसान है अगर आप पेशेंस के साथ जाएंगे। चलो भाई अगले सवाल को देखना। 6 अंकों की संख्या 6x2904 88 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू निकालनी है। हम इससे पहले जिस लेवल के सवाल कर चुके हैं, मेरे हिसाब से ये सवाल आपको नकली लगेगा। ठीक है, 88 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 88 को हमने लिख लिया ब्रेक करके 11 × 8। 8 का डिवीजन जाना चाहिए, तो इसका मतलब 8 का डिवीजन तो आप चेक करते हो लास्ट के 3 डिजिट में, ये हमारा तनाव ही नहीं है। उसने 904 दे दिया, इसका मतलब उसमें डिवीजन जाएगा, उसमें छेड़खानी होने की संभावना ही नहीं है, तो निश्चिंत रहना है। चेक क्या करना है भाई? 11 का डिवीजन, तो क्या कर लें, 9 और 4 13, फिर x 13 + x आपका ये बना सम। इसके अलावा देखना 0 2 और 6, ये 8 बना। डिफरेंस क्रिएट करना है इन दोनों का कि कितना हुआ, तो डिफरेंस आ गया 5 + x, ये 11 का मल्टीपल हो, तो x की जगह क्या लिखोगे भाई? x की जगह लिखोगे 6, तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया रिजल्ट। ठीक है, इससे भी मुश्किल सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सवाल एकदम आसान कैटेगरी का था।
बस इनको ये है जो किए हुए सवाल आपको लग रहे हैं, नोटबुक पेन लेकर के रखो, साथ ही के अंदर इनका निपटारा कर डालो। अगला सवाल देखना, एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। सवाल देखा जाए तो वैसे तो आसान है, लेकिन अप्रोच आपकी एग्जाम की थोड़ी सी आपको सुधारनी है। असल में इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक डिस्टेंस है जो वो ऐसे सवालों में आपको एक डिस्टेंस अज्यूम करनी पड़ती है। डिस्टेंस आप अज्यूम करोगे, उसमें स्पीड का डिवीजन करोगे तो आपके पास पहले टाइम आएगा जिसमें वो नॉन स्टॉप चल रही है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिनमें वो रुक रुक करके चल रही है। तो इसका मतलब 70 और 56 का एलसीएम ले लें। एलसीएम सीधे तो नहीं पता चल रहा है। अब एक बात बताओ, 14 जो है 14 इंटू 4 56 होता है और 14 इंटू 5 कितना होता है 70। 14 तो दोनों में है, एक्स्ट्रा क्या है भाई 56 में 4 है और 70 में कितना है 5 है। ये एलसीएम है, इंपॉर्टेंट बस यही बात है इसमें। पहले केस में टाइम कितना लगा, ये आपने डिस्टेंस मान ली इतने किलोमीटर, इसमें 70 का भाग दोगे तो देखना 14 इंटू 5 70 का भाग चला गया तो पहले केस में टाइम लगा 4 घंटे। दूसरे में इसमें डिवीजन करना है 56 का, 14 इंटू 4 56 कैंसिल आउट। अगले केस में टाइम कितना लगा 5 घंटे। तो क्या कंक्लूजन निकाला, ट्रेन जब भी चलेगी और चलने वाले टाइम को काउंट करोगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएगी, रुक रुक कर जाएगी तो 5 घंटे लिए। तो इसका मतलब इस टाइम के अंदर ये क्या करती है, 4 घंटे तो चलती है, 1 घंटे रुकती है। तो 1 घंटे ये रुकती है कितनी जर्नी में, 5 घंटे की जर्नी में। हम ये कह सकते हैं जितनी भी वो जर्नी कवर करेगी उसके 1/5 पार्ट के अंदर वो रेस्ट करेगी या रुकेगी। अब 1/5 भाग, सवाल कुछ भी हो सकता है, ये कह दे कि हर 15 मिनट में कितनी देर रुकती है, हर 2 घंटे कितनी देर रुकती है, हर 1 घंटे कितना रुकती है, जैसे इसने पूछा। तो 1 घंटे का 1/5 पार्ट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये हर घंटे 12 मिनट रुकती है। ठीक, तो इतना सा लिखना था, सीधे सीधे आपका सवाल सोल्व हो रहा था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब कई बार रिपीट हो चुका है और एसएससी की एग्जाम के अंदर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 दे दी, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 38 ले दी और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। देखो इस पर हमने काफी काम कर लिया, सीधे सीधे करने का प्रयास करें। इसके इक्वल में आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी जो क्या है 11। ठीक, फिर आपके पास है ब्रैकेट, ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो आपके पास नहीं है तो क्या कर दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कर दिया, सीधे ही लिख लेते हैं वैसे, 11 का स्क्वायर 121। अलग क्या क्रिएट हुआ भाई, यहाँ पर जैसे स्क्वायर करोगे तो सिखाया था 2ab bc ca होता है एक्स्ट्रा, उसको खत्म करना है तो माइनस का 2ab bc ca और एक माइनस का ab bc ca इसके पास ऑलरेडी होता है तो माइनस का 3 इंटू में ab bc ca 38 ये आ जाएगा। 11 इंटू में सोल्व करोगे तो देखना 30 3 90 8 3 24, तो ये कितना आ गया 24 9 2 11 114। इसको इसमें से लेस करोगे कितना बचेगा आपके पास 7, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई 77। ठीक है, इतना इजी वे में इस सवाल को डील किया जा सकता है, तो प्रयास करते रहे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कहा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, √5 है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। 7 पैटर्न हम लोगों ने पढ़े थे, 7 पैटर्न पढ़े थे, इनके बाद 8 स्पेसिफिक वैल्यूज हमने पढ़ी थी, उसी पर बेस्ड आपका ये वाला मामला है। तो x प्लस 1/x का क्या करना है, क्यूब कर दोगे, क्यूब करोगे तो क्या आएगा a का क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है यहाँ पर √5, √5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 5√5 माइनस 3√5, 5√5 में से 3√5 लेस कर दिया, ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट रिजल्ट हो गया 2√5। तो ऐसे सवालों में पेन तक नहीं टच करना है, सीधे सीधे वर्बली डील हो रहे हैं। फिर देखना जरा, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है
उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है, दूसरी पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई? क्या करें भाई? कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है, दिख भी रहा है। पहले आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें 18% लाभ, 100 रुपए की चीज 118 में कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप कह सकते हो 50 रुपए का आर्टिकल आपने बेच दिया 59 में। ठीक। सेकंड आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो 12% का लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? 12% आप लिख सकते हो, 4 से काटोगे तो 3/25। ठीक है। 12/100 देखोगे, 4 से काटा 3 बार 25 बार। तो इसका मतलब जो आर्टिकल आपने 25 रुपए में खरीदा है उस आर्टिकल को आप बेच देते हो 22 रुपए में, बेच दिया। अब मुद्दे की बात सुनना जरा, दोनों ही केसेस के अंदर सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी इक्वल है, तो 59 और 22 को इक्वल करना है। दोनों में कॉमन कुछ है नहीं कि एलसीएम लेके कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले पार्ट को 22 से कर दो, नीचे वाले पार्ट को 59 से कर दो। अब देखना जरा क्या होगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई आपने किया तो देखो 22 गुणा 5 110 और एक आपका 0। 25 को इससे करोगे तो 25 को अगर 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 225। 25 गुणा 10 250, 25 9 225। कैरी आपके पास कितना आ गया? 22। 25 गुणा 5 125। 125 में 20 जोड़ोगे 145 और 2 जोड़ोगे 147। तो यहां से अपनी जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल के आ गई 2575 रुपए, लिखा जा सकता है। ये अपनी सीपी है। एसपी दोनों की अगर आप कंबाइंड देखना चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगा लें। क्या भाई? ये बात और ये बात गुणा करके जोड़नी है, तो बेटर क्या रहेगा? इसी बात को मैं 2 से गुणा कर दूं। इसमें भी इश्यू आ रहा है तो मैंने कुछ पार्ट ब्रेक कर दिया, 11 अलग लिख लिया। फिर यहां पर 2 आ गया, 2 गुणा 59 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 हो गया। 4 को 59 से करोगे तो 9 4 आपका 36, 4 5 आपका 20 और 3 आपका 23। ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। बात समझ आ गई होगी कि कई बार डेटा को ब्रेक करना पड़ता है जिससे अनवांटेड अपने को ना लिखना पड़े। 2 से गुणा करना था, 2 इससे ले लिया, 4 से कर दो। ऐसा भी कर सकते थे, 60 को 4 से किया 240, उसमें से आपने 4 लेस कर दिया। 1 मिनट में ये भयंकर गड़बड़ हो जाती है अभी तो, 236 आ गया। ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये सीख रखा हम लोगों ने, 6 9 5 2, ये आ गया। क्या कंक्लूजन निकला भाई? ऑल ओवर 2575 रुपए की चीज 2596 में जा रही है। कितने रुपए का लाभ हुआ है? ऑल ओवर अगर प्रॉफिट देखें तो लाभ आपको दिख रहा होगा 21 रुपए का। ठीक। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात कर लेते हैं। असल में प्रत्येक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है इसने दी आपको 10,384। अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। हमने ये जो रेट निकाली है ये एक्चुअल में क्या है? ये दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है। तो इसका मतलब एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 10,384 और उसकी रेशियो में वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू दे रखी है, इसका हाफ करके लिखोगे 1298। देखो इन सवालों में कैलकुलेशन है, इससे बचने का कोई और समाधान भी नहीं है। अगर मुझे खुद को करना होता तो मेरे ख्याल से इतनी लंबी चौड़ी चित्रकारी नहीं करता, इसके 50% में इसको निपटा देता। लेकिन हर सवाल से मैं चाहता हूं कि बच्चा गो थ्रू हो। ऐसा नहीं हो कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं वही सवाल आपको करवाऊं जो आसान हो। नहीं भाई, पेपर उठाता हूं, जैसे सीजीएल का पेपर सोल्व करवाना, पूरा का पूरा पेपर उठाया, उसमें इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, हर बात बच्चे के सामने रख देता हूं और प्रयास करता हूं कि कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी आप स्मूथ कैसे कर लें। आपको असल में वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई? 21 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये लगभग 1300 है और ये 10,300 है। 13 7 91, 13 8 104 होता है। 8 गुना लगभग दिख रहा है, जैसे 8 8 64, 8 9 72 में 6 जोड़ दिया 78, 12 8 96, ये जस्टिफाई कर गया 8 बार। तो इसका मतलब इसको इससे काट दोगे 8 बार, 8 को 21 से गुणा किया, आपके पास कितना आ गया? 8 2 16, 168 रुपए का प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट बात यह है भाई यहाँ पर कि कुछ कुछ जगह कैलकुलेशन होती है, कुछ कुछ जगह अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते हैं कि लगभग इतने गुना है तो क्या ये इससे कट जाएगा, तो काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है।
कटिंग जब तक पूरी नहीं करोगे नीचे वाले की तब तक डिजिट सम लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, वरना सवाल में और गड़बड़ पैदा होंगी। तो इस सवाल का जो नेचर था कैलकुलेशन के मामले में वो काफ़ी टिपिकल टाइप का था। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 14 देखना जरा। देखो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कोस थीटा है, सोल्व करना है। क्या है थीटा की वैल्यू, बाई ऑप्शन चले जाओ भाई। 90 के ऊपर तो बराबर होंगे ही नहीं, एक 0 होगा एक 1 होगा, इक्वल्स टू नहीं बनेगा। अगर हम लोग और इजी वैल्यू रखें 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर 45 1/2 होगा, लेफ्ट साइड में 1 बन गया, राइट साइड में 3/√2, 45 भी गायब हो गया। ऑप्शन डी रखें अगर हम लोग तो देखना 2 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1/4 होगी तो रिजल्ट 1/2। ठीक है, उधर से जब वैल्यू रखोगे तो वो क्या आएगी √3/2, इक्वल नहीं हुआ, 30 डिग्री भी गड़बड़, तो 60 करेक्ट है। तीसरा चेक नहीं करना, रखना भी चाहोगे तो इधर वाले में √3/2 का स्क्वायर तो 3/4 3/2 बन गया, और उधर 1/2 रखोगे कोस 60 डिग्री की वैल्यू तो वो 3/2। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है मैक्सिमम आपको 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं, तीसरा भी नहीं आया तो चौथे के ऊपर हिट मारो, रिजल्ट आ जाएगा। कुछ लिखकर नहीं देखना था इस सवाल के अंदर। एक इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये अलजेब्रा का, देखना जरा। पहले तो बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर दो। आपको दे क्या रखा है 3x - 1 का होल क्यूब प्लस 4x - 3 का होल क्यूब प्लस 2x + 1 का होल क्यूब बराबर ये समथिंग दे दिया। मुद्दे को समझना थोड़ा। हम लोग पढ़ चुके हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या आता था a + b + c, और इसके समथिंग में कुछ आ रहा था। ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इसको जोड़ा आपने और जोड़ने पर इक्वल्स टू में अगर 0 रिजल्ट आ गया तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि सर इसके मल्टीप्लाई में ये 0 है वो भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होगा 0। तो इसका मतलब इसको आप राइट साइड में भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 3abc। ठीक है, भविष्य के लिए क्या बात ध्यान रखनी होती है भाई ऐसे सवालों में, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आपका a + b + c, जब भी कभी आपका a + b + c 0 है, उस केस में आप कह सकते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। 3x - 1 को आपने a माना, 4x - 3 को आपने b माना, 2x + 1 को आपने c माना, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c क्यूब बराबर देखोगे तो 3 × a × b × c। तो आपकी क्या बात समझ में आई, आपकी ये बात में समझ में आई कि अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं कौन कौन सी, पहले मैं डिटेल में लिखवा देता हूँ। 3x - 1 एक बात लिखी हुई है, इसके बाद 4x - 3 दूसरी बात लिखी हुई है जो b की तरह काम कर रही है, फिर 2x + 1 c की तरह काम कर रही है, इसको 0 होना ही पड़ेगा। एग्जाम में क्या करते भाई, एग्जाम में देखो इतने वाले पार्ट पर तो आपने अपनी तरफ से सेल्फ कमांड कर रखी है ऊपर वाले पर, फिर आपने सवाल देखा कि अच्छा ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc है, इसका मतलब a + b + c 0 होगा। 3x - 1 प्लस करोगे 4x - 3 और फिर प्लस करोगे 2x + 1, क्या आना चाहिए 0। पहले x वाली टर्म जोड़ लो, 4 3 7 और 2 9, 9x आ गया 9x, फिर देखना -1 -3 और +1, प्लस माइनस तो हट गया, माइनस का 3 राइट में भेज दोगे 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक यहाँ से इंपॉर्टेंट होमवर्क लिखना भाई। होमवर्क ये है कि इसी सवाल को अगर ऐसे पूछ लिया जाए, कैसे, ये सवाल दे दिया और यहाँ पर ये कह दे कि हेयर x नॉट इक्वल्स टू 1/3, देन उस केस में x की वैल्यू क्या होगी। देखो इसका जब कोई भी आदमी आंसर निकालेगा एकदम आसानी से, वो ऐसे ही निकालेगा, इतना सा लिख करके निकाल सकते हो, किसी को ज़्यादा नहीं पता होगा, एक एक स्टेप को लिखेगा फिर सोल्व कर देगा। ठीक है, मेन मुद्दे की बात ये आ गई, अगर इस सवाल में ये बात और साथ में दे देते कि x नॉट इक्वल्स टू 1/3 है
तो ऑप्शन में से वो 1/3 गायब कर देता, कोई नया ऑप्शन डाल देता। तो आप मुझे बताओ तो उस केस में x की वैल्यू आपकी क्या होगी, इस पर आप दिमाग लगा के बताना। और ऐसा होते ही ये सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्राई जरूर करके देखना। देखो अगले सवाल में इसने आपसे क्या कहा, साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 45 सेक 60 कोस स्क्वायर 40 कोस स्क्वायर 50। इजी सा सवाल, एकदम इजी। पहली टर्म क्या बन गई भाई, 3/4 माइनस 1/2 प्लस सेक 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 तो इसकी 2, कोस स्क्वायर 40 कोस स्क्वायर 50 पढ़ चुके हैं, कितना होगा भाई आपका 1 होगा। ठीक है, इन सबको देखोगे ये 3 है, 3 में से आधा चला गया, 2.5 बचा, 2.5 को आप लिख सकते हो 5/2, ये हट चुका है। इसे सोल्व करोगे एलसीएम 4 आ जाएगा, 10 और 3 13, 13/4 यहाँ से अपना हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलो एक इजी सवाल ये है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम आपको बताया था, नॉर्मल सा पैटर्न है, इस पर मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं कि साइन कोस हर टर्म में इन्वॉल्व है। तो टेन थीटा को आप चाहें तो रीड कर सकते हैं साइन अपॉन कोस, साइन की वैल्यू 3 कोस की 4, जबकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है और -1 से छोटी नहीं होती है, यही बात कोस के लिए लागू होती है। लेकिन इस पैटर्न का लॉजिक समझाया था कि कैसे परपेंडिकुलर बेस बिहेव करता है और आप सीधे सीधे कर सकते हैं। तो साइन की वैल्यू 3 ले लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, देखो जो सवाल आपने कर दिए सब कुछ आपको समझ आ गया, फिर भी आप रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने का मेरे हिसाब से मैथ्स में यही मतलब होता है कि आप स्पीड पर काम करना स्टार्ट कर दें या फिर कम से कम लिखें। तो 3 गुणा में 4 12, 12 में से 4 चला गया तो ऊपर आपके पास क्या बचा 8। नीचे देखना जरा, 3 साइन, 3 गुणा 3 9 और 4 13, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई आपका 8/13। क्या गड़बड़ की भाई हमने, साइन की वैल्यू 12 आ गई माइनस कोस की वैल्यू 4 आ गई, और साइन की वैल्यू 3 है, 3 3 9 हो गया, कोस की वैल्यू 4 होगी 13। ठीक है भाई, कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, देख लेना फिर भी कोई कैलकुलेशन एरर हो तो। ठीक है, सवाल में ही कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करना होगा। देखो भाई एक इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, स्टार मार्क इसलिए लगा लेना, सवाल पर नहीं लगा रहा हूं मैं स्टार मार्क, स्टार मार्क आपको लगाना है असल में इसकी जो एग्जाम अप्रोच है। सिमिलरिटी बहुत वास्ट पार्ट है ज्योमेट्री का, अगर हम लोग उसे पढ़े एसएससी सीजीएल के हिसाब से, अगर हम लोग पढ़ें उसे सीडीएस के हिसाब से, सीजीएल का लेवल कुछ ना कुछ ज़्यादा ही निकल के आता है। तो इसने इसमें यही कहा कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल ईडीएफ के। एक तो ये एरर हो सकती है कि आप अपने मन से एबीसी है उसको अगले पार्ट को डीईएफ पढ़ लिया, AB की वैल्यू 5 है, BC की 8 है, AC की 10 है। ट्राइंगल ABC का एरिया जो है वो ट्राइंगल DEF के एरिया के साथ रेशियो में 9:4 है। एक बात तो मैंने आपको ये पढ़ाई थी, मॉक टेस्ट अगर आप लगातार नहीं देख रहे हैं तो पिछले जैसे रेलवे के मॉक टेस्ट थे तो ये मत समझना कि वो प्योर वैसे ही सवाल पूछे हैं जैसे रेलवे के, नहीं भाई, एसएससी को भी टारगेट कर रखा था, बस उनका नाम ही रेलवे था, बाकी मॉक टेस्ट का स्तर वैसा ही था जैसा एसएससी में चलता है। तो वहां मैंने आपको बात एक्सप्लेन की थी कि असल में देखा जाए तो सिमिलरिटी आपका साइन रूल है, और फाइनली जब आप सब कुछ सीख जाते हो तो आपको असल में कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सिमिलरिटी का मतलब है यूनिट जो होती हैं आपकी इकाई जो होती हैं उनको बैलेंस करना। यहाँ एरिया दे रखे हैं रेशियो में 9:4, लास्ट में डीएफ मतलब लेंथ पूछ रहा है। एरिया की यूनिट क्या होती है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही आप लेंथ में जाओगे तो उस केस के अंदर लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट कर दोगे, तो एरिया का अंडर रूट किया, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में बदला, तो रेशियो आ जाएगा 3:2। कि ट्राइंगल एबीसी में जो साइड लंबाई 3 मेंटेन रखती है वही ट्राइंगल डीईएफ में लंबाई 2 मेंटेन करेगी। एग्जाम के अंदर ये सवाल कितनी दूर में किया जा सकता है, सबसे मुद्दे की बात ये है। ठीक है, अगर आप आज भी वही यही सोचते हैं कि ये चित्रकारी कर दी, वो कर दी, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, ये हर बच्चा ही करता है। ठीक है, नीचे स्कोर भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी कि यहाँ तक पहुँच जाते हैं।
कई बार इस स्कोर के आसपास पहुंच चुके हैं। तो इसके पीछे सीधा सा रीज़न ये है कि हमने कोई बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी हैं कि यूक्लिड की किताबें थी सारी की सारी मंगवा ली, ज्योमेट्री पढ़ ली। नहीं भाई, यूक्लिड की जो किताबें हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनका प्रूफ आज तक कोई नहीं कर पाया, तो उस ज्ञान की नीड नहीं है। यहाँ बच्चा समझ नहीं पा रहा, अभी भी बच्चे को नीड है एक बेसिक से ज्ञान की, उसके बाद स्पीड को मेंटेन करने की। तो आप भी प्रयास करें इसी चीज का। देखो डीएफ पूछा है और आपसे ट्राइंगल, आपको जो ट्राइंगल दिया है वो कौन सा दिया है, एक ट्राइंगल एबीसी है और ये सिमिलर किसके है, ई डी और एफ। आपसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना, जब भी साइन लगा दिया, जो सीक्वेंस ट्राइंगल एबीसी का है उसी सीक्वेंस में एंगल चलेंगे ई डी एफ, उसी वैल्यू में। ये सिमिलरिटी की एक सिंपल सी बात होती है, ठीक है। आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई कि इधर वाली जो लेंथ होगी वो 3 होगी और इधर वाली का रेशियो लोगे तो कितना होगा, 2 होगा। डीएफ आपको चाहिए, यहां पर है डीएफ, तो इधर से क्या देख लो आप, बीसी देख लो। बीसी कितना दे रखा है भाई, आपको 8 दे रखा है, बीसी आपको 8 दे रखा है। तो सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई यहां से आप यहां गए, यहां से आप यहां गए तो किसका मल्टीप्लाई किया, 2/3 का। तो इसमें भी जाना है तो क्या कर दो, 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट आ जाएगा 16/3 लिखा जा सकता है। या फिर मैं एक और अलग बात प्रीफर करता हूं कि कोई बच्चा सिमिलरिटी का सवाल अगर सोल्व करना चाहे, बेसिक से पढ़ना पड़ता है। असल बात तो ये है कि कोई ट्रिक व्रिक है नहीं, मेरे हिसाब से ट्रिक जैसा कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता। आपको हर पार्ट पर सोचना पड़ता है कि ये पार्ट ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। काफ़ी घंटों की मेहनत करने के बाद आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, या फिर यूं कह लें आप एक भीड़ से तभी जाकर अलग हो पाते हैं। क्या आपको सीधे सीधे नहीं दिख रहा था कि 9:4 एरिया का है तो लेंथ का क्या होगा, 3:2, ठीक है। तो मैं छोटे ट्राइंगल एबीसी की लेंथ 3 लिखता हूं, तो दूसरी ट्राइंगल की लेंथ कितनी आ गई मेरी, 2। दूसरे में मुझे क्या चाहिए भाई, डीएफ चाहिए। डीएफ जहां उसने दे रखा है सीक्वेंस में, देखो ई डी एफ, तो उस साइड में उसके पास क्या है, बीसी। बीसी की वैल्यू उठा लो, कितनी है, 8। तो जो रेशियो 8 और क्वेश्चन मार्क का है वही रेशियो 3:2 है। सोल्व कर दोगे, मेरे हिसाब से यहीं पर आपको दिख रहा है रिजल्ट क्या होगा, 16/3। ये होती है आपकी अप्रोच, इन पर आपको जी जान डालनी होती है, तभी जाकर के कोई रिजल्ट निकल पाते हैं। देखना भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x - 5√x - 1 इक्वल्स टू में 0, x² 1/x²। इससे नकली और क्या सवाल होगा। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसमें डिवीजन करो √x का पहले तो पहला नंबर क्या बनेगा, √x। लिख दे रहा हूं, लिखने की नीड है नहीं। फिर माइनस का 5√x, 5 भेज दो राइट साइड में, √x कट गया और ये आपका क्या है, आ गया 1/√x। अब आपसे क्या पूछ रहा है, x² + 1/x²। एक बार जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको भी पता है इधर पैटर्न बनता था x/1/x का। स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25 और माइनस है तो +2 हो जाएगा 27। अगेन आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x² + 1/x²। क्या लिखोगे, 27 का स्क्वायर -2 लिखा जाएगा। 27 का 729 होता है, 2 लेस करोगे तो 727 आ जाएगा, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि इस चित्रकारी में आपको नहीं पढ़ना, ऐसी प्रैक्टिस आप घर पे कर लेंगे तो बेहतर होगा। और घर पे नहीं करोगे तो वही है कि हर सवाल ये डिमांड ही रखता है कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। एग्जाम हॉल में कर लो या उससे पहले कर लो। √x का डिवीजन किया, √x - 1/√x इक्वल्स टू में आपका 5 आ गया। स्क्वायर करते ही x + 1/x आएगा, वैल्यू √5 का स्क्वायर +2 7। फिर स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर -2, 727 आपका रिजल्ट आ गया। इसे वर्बली करना संभव था, बिल्कुल टाइम नहीं लेता है। अगला सवाल देखो भाई, बोर्ड मास का सवाल है, ऑफ कहीं है नहीं, इसका मतलब तनाव नहीं लेना है। 3.8 आपके पास, -4.2, डिवीजन 0.7, पॉइंट हटा दो, 42 में 7 का भाग दिया 6 आ गया। और यहां से क्या लिखा जाएगा, फिर ये 3.8 - 6 × 3 आपका 18। फिर आगे देखना जरा, 5 × 2 10 आ गया और डिवीजन में 0.5 है। डिवीजन में 0.5 है तो ऊपर आपका 10 है, नीचे 0.5 है।
ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे 100 बटा में 5, वो मेंटेन हो जाएगा आपका 20। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू प्लस की 2, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई 5.8 लिखा जा सकता है। इजी वे में कर सकते थे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर देते हैं, 21 की सॉरी। ट्राइंगल ABC की भुजाएं AB 16 है, AC 63 है, BC आपका 65 है। A से भुजा BC के मध्य बिंदु M तक एक सरल रेखा AM खींची जाती है। AM की लंबाई क्या होगी? AM की अगर आप लंबाई निकालोगे तो AM की लंबाई आएगी 32.5 सेंटीमीटर। कैसे किया भाई, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं इस बात पर। कई बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर ये ट्रिपलेट आपने तो याद कर रखे हैं, तो आप भी याद करोगे, सीधी सी बात यही है। मैंने तो याद कर रखे हैं, मेरे याद किए हुए मेरे काम आते हैं, आप याद करोगे तो आपके काम आते हैं। इनका लॉजिक भी बता रखा है कि ट्रिपलेट बाई वासु सर डाल के यूट्यूब पर सर्च करोगे, आपको रीज़न भी मिलेगा उस बात का कि एक्चुअल में ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, रीज़न नहीं जानना कोई बात नहीं, गूगल कर लो, जितने भी ट्रिपलेट होते हैं। हालांकि उस वीडियो को देख लोगे तो उसमें सारे एग्जाम रिलेटेड बता रखे हैं। ठीक है, तो वहां आपको पता चलेगा कि 16, 63 और 65 आपका एक ट्रिपलेट बनता है। 16, 63 और सबसे बड़ी साइड आपकी 65, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू देखना जरा, BC की वैल्यू है ना 65, तो एक मिनट देखो, A से B तक की वैल्यू आपके पास 16 है, 65 किसकी है उसको लिख लो, BC की 65 है, ये आपका फिर हो गया A। अब ये आपने डायग्राम बना लिया। अगर पता है कि ट्रिपलेट बनता है, आपके लिए सवाल नकली है, नहीं पता तो समस्या पैदा करेगा। अब इसने क्या कहा, BC का मध्य बिंदु है, BC का जो मिड पॉइंट है वो ये वाला है। यहां पर इस पॉइंट को नाम दिया इसने M, सरल रेखा खींची जाती है, AM की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये AM की वैल्यू जितनी ये लेंथ होती है इसका हाफ होती है, या फिर यूं कह लूं मैं इसके बराबर। ऐसे नहीं समझ आ रहा, चलो समझ आएगा। देखो हमने जो पढ़ा है उसी ज्ञान का प्रयोग करते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं जिसकी लंबाई मेरी क्या है 65। कहां से गुजर रही है भाई, ये गुजर रही है आपकी सेंटर से, सेंटर से गुजार दी। मैंने इसका नाम भी रख दिया, कितना, मैंने इसका नाम रख दिया कि इसका नाम है BC। फिर मैंने ली एक लंबाई 16 सेंटीमीटर, और वो जहां जाकर के मिली 16 सेंटीमीटर लिया, उसको नाम दे दिया मैंने A। अब मैंने इसको इससे मिला दिया। अब आपको भी पता है यहां जो डायमीटर है इसकी वजह से सरकमफेरेंस पर एंगल कितने का बनेगा भाई, 90 डिग्री का। ये 16, ये 65 है, एंगल 90 का है, तो ये कितना आ जाएगा 63, आना ही है इसको। ठीक है, अब A से लेकर M, तो देखो BC का मिड पॉइंट ही तो आपका M था, और यहां से इसको मिलाओगे, देखना जरा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। जो लंबाई MB की है वही MA की है, और वही आपकी MC की है, लिखा जा सकता है। तो एक बात बताओ, ये पूरी 65 है, इसका जस्ट हाफ ही तो करना था। हाइपोटेनस का हाफ ही होती है ये वाली लेंथ। इसी वजह से मैंने इस सवाल को रीड किया, रीड करते ही कह दिया कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 32.5, हाइपोटेनस का हाफ कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटा सा पार्ट था, जो पार्ट आपको नहीं पढ़ा है, जितना नॉलेज अपने पास है उसी के बेसिस पर हम लोग दिमाग लगा के उनको सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखना जरा, किसी क्लास में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 64। 2 विद्यार्थियों के अंक कितने हैं भाई, 83 और 24। इनके स्थान पर गलती से क्या लिख दिया, 38 और 42। सही औसत क्या है, देखो इनको देने कितने चाहिए थे, 80 और 20, और फिर 4 और 3। इनको नंबर देने चाहिए थे 107, दे कितने दिए भाई, 38 और 42, ऐड कर दिया 40 40, 80 आ गया। इसका मतलब इन बच्चों को अगर हम लोग ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि 38 42 को हटा दो, उसकी जगह 107 ले आओ, मोटा मोटी ये बात समझ में आती है कि इन बच्चों के पास 80 नंबर हैं, और इनको 27 नंबर और दे दो तो इनका मामला बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग ग्रुप में 27 नंबर और डाल देते हैं। ग्रुप में हमने 27 नंबर और डाले, बच्चे कितने हैं ग्रुप में भाई, 50 हैं, तो वो क्या कर लेंगे, खुद के साथ नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिवीजन नहीं जा रहा है, 50 का पॉइंट लगा दिया, 270 में चला गया 5 बार, 20 आपके पास बचा, 20 में चला गया फिर से ये 4 बार।
पहले एवरेज कितना था आपका, पहले एवरेज 64 था, 64 था ना, अब एवरेज कितना हो गया भाई आपका 64.54, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये इस पार्ट की वैल्यू है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये हमने इस पर अच्छे खासे तरीके से डिटेल में चर्चा भी कर ली थी, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई तनाव होगा नहीं। चलो भाई एक सवाल देख लेते हैं डीआई का भी, एक या दो सवाल देख लेते हैं डीआई के, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम का पार्ट ही होता है। देखो इसने क्या कहा, एक टेबल नीचे दी गई है और रेशियो को और परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग कॉलेजेस में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपके पास टोटल 1800 है। नीचे लेफ्ट साइड में नाम दे रखा है कॉलेज का ABCD और DE और F। ठीक है, फिर परसेंट स्टूडेंट मतलब A में 20% पढ़ते हैं, B में 18, मतलब टोटल किसका 1800 का। सबका एडिशन करोगे 20, 18, 14, 22, 10, 16, ये 100% आएगा, काउंट करने की नीड नहीं है। फिर जैसे ए कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 4:5 है, अगले में 1:2 है, ये रेशियो मेंटेन कर रखा है। अब क्या कहना चाह रहा है कि कॉलेज डी, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। कॉलेज डी, ई और एफ, कॉलेज डी में टोटल स्टूडेंट 22%, ई के अंदर टोटल स्टूडेंट आपके 10%, एफ में आपके टोटल 16%। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि एक बच्चा ये सोचे कि सर मैं 1800 का 22% निकाल दूं। बात को समझना, जैसे कॉलेज डी की अगर हम लोग बात करें तो एक बच्चा कह सकता है कि सर मैं 1800 का 22% निकाल दूं। कॉलेज डी के टोटल स्टूडेंट आ गए, उनमें से बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो 6:5 है, तो 5 गर्ल्स हैं टोटल 11 पर, तो उसका मैं 5/11 भी कर दूं तो गर्ल्स आ जाएंगी। यही काम ई कॉलेज में 1800 का 10%, 180 होगा, निकालना आसान है, उसमें फिर से 3/5 करके वो रिजल्ट निकाल दो। तो ये एक तरीका ये हुआ कि आप पहले तो परसेंट स्टूडेंट को एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद उनकी जो रेशियो की वैल्यू उसके बेसिस पर गर्ल्स की वैल्यू निकाल रहे हो, और आपसे क्या पूछ रहा है, इन कॉलेजेस में गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, मतलब इन कॉलेज में टोटल स्टूडेंट आते हैं, ऊपर आपको गर्ल्स की संख्या लिखनी है। तो इनमें टोटल स्टूडेंट आए 1800 का 22, 10 और 16%। अगर ऐसा करेंगे तो सवाल हमारा काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी अप्रोच है, मतलब एसएससी के बच्चे तो ऐसे कलाकार हो गए हैं, वो डीआई को पार्टी नहीं समझते हैं, शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं करते, फिर एग्जाम में आता है तो फिर तनाव में आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि डीआई का सवाल ऐसा नहीं है कि आपसे सोल्व नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन टाइम इतना खा जाएगा कि अगर मेंस में उतना ही टाइम लगा दोगे तो उतने में 2-3 सवाल और सोल्व कर देते हैं। बेटर ये है, देखो डी, ई और एफ में टोटल स्टूडेंट आप लिख सकते हो 22, 10 आपका 32, 32 में आपने जोड़ दिया 16, टोटल स्टूडेंट आप मानो 48। क्यों तनाव ले रहे हो, 1800 को ये निकालना वो निकालना है। सारी कॉलेजेस के अंदर 100 स्टूडेंट मान लिए, डी के पास 22 हैं, ई के पास 10 हैं, एफ के पास 16 है, कौन कह रहा है 1800 है, मत मानो। वो लिख देता 1800 के बजाय 17,520, तो क्या करते, तो और उलझ जाता। कॉलेज डी में गर्ल्स देखना, कॉलेज डी में टोटल स्टूडेंट 22 हैं, बॉयज गर्ल्स 6 और 5 11, तो जस्ट डबल कर दो। तो इसका मतलब जस्ट डबल करोगे तो कॉलेज डी में 12 तो लड़के हैं और 10 आपके पास लड़कियां हैं, सीधे सीधे लिखा। फिर देखो अगली कॉलेज में 2 और 3 5, 5 को जस्ट डबल, तो आप क्या कहोगे, लड़के 4 हैं लड़कियां 6 हैं, तो टोटल 10 हो गए, लड़कियां 6 होगी। अगले में 9 और 7 16, तो ये तो बैलेंस ही हो रहा है। इसी को परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 7 6 13, तो ये क्या बन गया भाई आपका 23। ठीक, इधर डिवीजन नहीं जा रहा है 48 के साथ, तो क्या करो, इसको 4 से काटोगे 25 बार, ये 12 बार, 25 को 3 से करोगे 75, 50 और 7 57, डिवीजन करना है 12 का, 12 4 48, 48 हो गया, तो कितना बचा भाई 9, 12 8 96, ये 95 बचा, 12 8 96, तो इसका मतलब 48 से कम, जस्ट कम होगा। कितना है, कोई सा ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया यहाँ से करेक्ट। ठीक है, एग्जिट के चक्कर में ना पड़ते तो भी 47 के हिसाब से भी डील करते तो भी अपना काम चल जाता। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके ऊपर भी आपको काम करना होता है। काम इसलिए कर ले कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हिंट ऐसे मिलते हैं जिससे आपका टाइम बचना स्टार्ट होता है। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है।
बॉयज और गर्ल्स की लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है? ऑप्शन दे रखे हैं डी। जैसे कॉलेज डी में आप सब कुछ हटा दो, बॉयज गर्ल्स का रेशियो आ गया, इन्हीं के बीच कंपैरिजन करना है। डी कॉलेज में 6 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, अंतर कितना है? 1, और टोटल कितना भाई? 11 पर 1/11। परसेंटेज में चेंज करोगे 9 1/11। ठीक है, क्यों चेंज कर रहे हैं छोड़ो। अगला ए कॉलेज में देखो अंतर कितने का है? 1 का, और टोटल बच्चे 5 और 4 9 ले लिए। सी में देखना जरा, सी में 4 लड़के 3 लड़कियां 4:3 है, तो कितना आ जाएगा? 1/7। ई में देखोगे तो 2 और 3 5 1/5। किस में कम है? कम कौन सा देगा? बड़े नंबर का डिवीजन करोगे ये कॉलेज। ठीक है, हालांकि एफ में वैसे कम है 9 और 7 16, लेकिन आपको ये चैलेंज नहीं करना है कि आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिया। उसने 4 ऑप्शन दे दिया, उनके बेसिस पर आपसे पूछ रहा है, ऐसा भी हो सकता है सवाल। चलिए भाई, यहां पर अगला सवाल और देखना चाहो तो देख लो। चलो, कॉलेज ए और बी में लड़कों और लड़कियों की संख्या का कुल अनुपात कितना है? कॉलेज ए में और कॉलेज बी के अंदर देखो, कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट है 20 को 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कॉलेज बी में स्टूडेंट है 18, इनको 1:2 में करना। 1:2 वाला काम तो आसान है। तो पहले तो हम लोग देखो दिमाग लगा लेते हैं किस पर? बॉयज पर। किसका रेशियो निकालना है आपको? बॉयज वर्सेस गर्ल्स का। पहला जो कॉलेज है उसमें आप क्या मानो? सिर्फ 20 बच्चे मानो। 20 बच्चों में से लड़के कितने हैं भाई? 4, और टोटल कितने हैं? 9, 4/9। दूसरी कॉलेज में 1 और 2 अनुपात है 3 3, 18 को बताता है, इसका मतलब लड़के कितने हैं? यहां पर आपके पास 6 लिख दिया। अगले केस के अंदर यहां लिखोगे तो 20 का कितना आ जाएगा? 5/9 आपके पास गर्ल्स हैं, 6 लड़के हो गए, तो 12 आपके पास दूसरे कॉलेज में लड़कियां हो गई। देखो, एक वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेटिव है, बी वाला सीधे सीधे लिख सकते हो, लेकिन सोल्व तो करना ही पड़ेगा, वो जैसा भी है। आगे कुछ सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या करें? यहां पर नो एलसीएम ले लेते हैं। 9 6 आपका 54 आएगा, 54 और ये 80 कितना आ जाएगा भाई? 134/9। 9 यहाँ एलसीएम आएगा, कट गया। 100 12 9 108, तो ये कितना आ गया? 208। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ मामला सेट हो रहा है? देखो 104 बन रहा है, इसका मतलब 2 से काट सकते हो आप इसको। 67 रेशियो में 104, यही आपका क्या हो गया? आंसर। अगर एग्जैक्ट डेटा के साथ चलोगे कैलकुलेटिव होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्यों नहीं लिखते, क्या रीज़न है, कैसे सीधे कैलकुलेट करते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट है जो आपके पास जितना नॉलेज है, अगर आप इन चीज़ों को यूज करते हैं तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर ऑटोमेटिक 10 15 या 20% बढ़ जाता है इन्हीं चीज़ों से। और अगर आप सही रास्ते में मेहनत करेंगे, सही कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा सुधर जाएंगी। तो चलिए फिर भाई, आपका आज का मॉक टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल एसएससी सीजीएल के लेवल को कवर करते हैं, और ये मान के चला करें लगभग इनमें 90% सवाल आपके सीजीएल के पेपर से ही उठाए जाते हैं। आईबी का एसीआई ओ का जो पेपर है मैं आपको ग्रुप पर भी भेज दूंगा, या किसी दिन यहाँ भी डिस्कस करवा लूंगा, उसका कोई खास लेवल था नहीं। ठीक है, रेलवे के बच्चों के सामने समस्या आ सकती है कि सर ये जो सेंट्रोइड वगैरह है ये बवाल क्या है, तो भाई सेशंस को देखते रहा करो, इनको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, जहाँ नीड होगी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब पूरी की पूरी ज्योमेट्री हम लोग चाहें कि जो काम 30-40 घंटे में होना चाहिए वो मॉक टेस्ट में हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा शिद्दत के साथ इन सेशंस को देख रहा है, यकीनन उसमें इंप्रूवमेंट होगा। आप कितने भी एक्सट्रीम लेवल पर पढ़े हुए हों, आपने खूब कोचिंग कर रखी है, खूब सेल्फ स्टडी कर रखी है, आज का भी आप सेशन देखे हो तो लास्ट में ईमानदारी से बताना कि सर बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मैंने नया सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले जैसा ही हूँ। तो अपने हर एक सेशन में आपको ये एक्सपीरियंस रहेगा। आपने खूब पढ़ाई कर रखी है तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपने कम पढ़ाई कर रखी है इसका मतलब आपको खूब सारा सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, सेशंस कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।